Hello students, good morning. Welcome to my live class. Today I am going to start the concept of exercise 3.4 elementary transformation. Elementary transformation और elementary operation of a matrix. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? इन्वर्स। आप कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, तो इन्वर्स निकालेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग मेथड पढ़ेंगे, किस तरह से इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स होता क्या है, इन्वर्स हम लोग क्यों निकालते हैं। लेकिन उससे पहले इन्वर्स निकालने के लिए आपको जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो आपको ज़रूरतें हैं, उसको सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स निकालना है, तो उसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोगों को कुछ ऑपरेशन याद रखना होगा, कुछ आपको ऑपरेशन करने होंगे, तब जाके इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो जब भी हमको कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो, देखिए आपको बता दें कि मैट्रिक्स का इन्वर्स अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाला जाता है, आपको एडजॉइंट से भी निकाला जाता है, और भी तरीके हैं निकालने का। उसको आपको बताएंगे अलग वीडियो में, ट्रिक्स वगैरह किस तरह से हम लोग इन्वर्स कम समय में निकाल सकते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो जब भी हमको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा जो डिफाइंड हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग को आज पढ़ना है फर्स्ट मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। ये जो मेथड है, इस मेथड से जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को हम लोग जो है इस मेथड से करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट से भी आता है लेकिन वो मेथड इससे ईजी होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम लोग को कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका इन्वर्स डिफाइंड होगा, तो हम लोग को जब भी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कह दे या एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड कह दे, तो उससे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स हैं उनकी सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो आपको बता दें कि किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स डिफाइंड है, उसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको 6 टाइप्स के ऑपरेशन डिफाइंड है, जिसमें 3 ऑपरेशन जो है बाय रो होता है और 3 ऑपरेशन जो है बाय कॉलम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स का जिसका इन्वर्स डिफाइंड है, अगर उसका आपको इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको 6 टाइप्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन दिए हुए हैं, और उन 6 में से 3 रो ऑपरेशन होते हैं और 3 जो है कॉलम ऑपरेशन होते हैं। इसका मतलब कि हमको 3 तरह के जो है ऑपरेशन से ही हमको इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, तो वर्क करने के लिए कुछ हमको साधन चाहिए, तभी तो हम लोग वो वर्क कर पाएंगे ना। इसी तरह से अगर हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मेथड में बताई गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन करने का जो फर्स्ट रूल है, ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जब भी आपको कोई भी मैट्रिक्स का, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका इन्वर्स डिफाइंड है, अगर उसका इन्वर्स निकालना है, तो या तो हम रो ऑपरेशन से करेंगे या तो कॉलम ऑपरेशन से करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना स्टार्ट किए, तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से रो ऑपरेशन लगा करके अगर हम इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो हमको हमेशा रो ऑपरेशन ही लगाना होगा, उसके बीच में हम कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। और अगर हम लोग को कॉलम ऑपरेशन लगाना होगा, अगर कॉलम ऑपरेशन से अगर हम बनाना चाह रहे हैं, तो हमको हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा कॉलम ऑपरेशन ही यूज करना है। ये आप याद रखेंगे। इसका मतलब कहीं भी रो ऑपरेशन में बीच में कॉलम ऑपरेशन नहीं जाएगा, और कॉलम ऑपरेशन में बीच में कहीं रो ऑपरेशन आप नहीं लगाएंगे। अगर रो ऑपरेशन से स्टार्ट करके आप बनाते हैं, तो हमेशा आप रो ऑपरेशन यूज करेंगे। अगर कॉलम ऑपरेशन से बनाना चाहते हैं, तो हमेशा कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन विच 3 ड्यू टू रो एंड 3 ड्यू टू कॉलम। तो 6 तरह के जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, उसमें से 3 ठो जो होता है वो रो ऑपरेशन होता है, और 3 ठो जो है कॉलम ऑपरेशन होता है।
तो याद रखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं। तो द फॉलोइंग 3 ऑपरेशन अप्लाइड ऑन द रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए जो 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं उसमें से 3 रो होता है या 3 कॉलम हो सकता है। तो 3 रो या 3 कॉलम टोटल मिला के 6 हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो भी हमारे पास होगा उसी की सहायता से निकालेंगे इन्वर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन का फर्स्ट रूल क्या है। जब भी हमको इन्वर्स निकालना होगा तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स डिफाइंड है उसका इन्वर्स निकालना होगा तो हमारे पास फर्स्ट जो है पॉइंट क्या है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। ध्यान समझिए, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। अगर हमको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के दौरान अगर हमको ये ज़रूरत पड़ गया कि हमको 2 रो को आपस में इंटरचेंज करने से हमारा इन्वर्स पॉसिबल हो जा रहा है, इन्वर्स निकल जा रहा है, तो हम ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सुनिए फर्स्ट रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल्स है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। इसका मतलब कि अगर R1 है तो उसको R2 के जगह पे लिख सकते हैं और R2 है तो R1 के जगह पे। अगर मान लीजिए C1 है तो इसको C2 के जगह पे लिख सकते हैं, अगर C2 है तो इसको C1 के जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका भी आपको बता देते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पे देखिए, इफ़ ith रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज इंटरचेंज with the ith row or column, it will be denoted by Ri Rj और Ci Cj। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको आई रो को या हमको जो है आई रो को जे में चेंज करना है या जे को जो है आई में चेंज करना है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए आर आई एरो इधर है और आर जे इधर है। इसका मतलब कि ये आर आई को हम किस में लिख रहे हैं, आर जे में, और आर जे को किस में लिख रहे हैं, आर आई में। इसका मतलब ये हुआ दोनों साइड से एरो है। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको ऐसे समझाएं कि आर वन एरो, चाहे इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। देखिए अगर हमको R1, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स है R1 और 2 रो है R1 और R2। तो अगर हमको R1 को R2 के जगह पे और R2 को R1 के जगह पे लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे। उसको लिखेंगे पहले R1 को किधर ट्रांसफ़र करना है, R2 के जगह पे, तो एरो इधर देंगे तो ये हो जाएगा R2, ये हो गया। फिर अगर इस R2 को R1 के प्लेस पे लिखना है तो एरो इधर भी बना देंगे। इसका मतलब कि R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, R1 को R2 की जगह पे और R2 को R1 की जगह पे हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि जब भी आपको इन्वर्स निकालने के दौरान कभी ज़रूरत पड़ गया कि हमको 2 रो और 2 कॉलम को आपस में बदलने से हमारा काम आसान हो जा रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब कि 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए एग्जांपल है A इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका एलिमेंट है 2 1 3 -1 2 1 3 2 4। देन बाई अप्लाई। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए दिया है, अगर हमको R2 को R3 की जगह पे इंटरचेंज करना है और R3 को R2 की जगह पे, तो क्या लिखेंगे, R2 दोनों साइड में एरो दे देंगे और R3। इसका मतलब कि R2 को R3 की जगह पे लिख रहे हैं और R3 को कहाँ पे लिख रहे हैं, R2 के जगह पे। तो इसका मतलब कि जब भी हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो R2 और R3 में हो रहा है। इसका मतलब कि R1 से हमको कोई मतलब नहीं है। तो अगर R1 से हमको कोई मतलब नहीं है तो ये जो R1 है, देखिए R1 है, इसको हम लोग सेम जस का तस यहाँ पे लिख देंगे। देखिए R1 में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको R2 को रिप्लेस करना है R3 के जगह पे और R3 को रिप्लेस करना है R2 के जगह पे। तो R1 को R3 की जगह पे और R2 को R3 की जगह पे और R3 को R2 की जगह पे करना है। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, R2 को R3 की जगह पे करने का मतलब कि जो भी R2 है वो कहाँ लिखाएगा, R3 में। तो देखिए R3 का मतलब यहाँ पे देखिए, इसका एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है थर्ड रो में, और जो R3 है उसका एलिमेंट R2 में लिखा हुआ है, देखिए सेकेंड रो में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो R2 को R3 के प्लेस पे और R3 को R2 के प्लेस पे लिख लिए। इसका मतलब कि जब भी हमको R2 R3 इंटरचेंज करना होगा तो इन दोनों का रो कॉलम का प्लेस जो है क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन पे अगर मान लीजिए हमको C1 को C2 के जगह पे और C2 को C1 के जगह पे करना होता तो कैसे लिखते हैं, C1 हो गया, एरो C2 और फिर एरो इधर भी देते, मतलब C2 को कहाँ लिखते हैं, C1 के जगह पे, ऐसा काम करते हैं। तो अगर C1 को C2 के जगह पे और C2 को C1 के जगह पे लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसी मैट्रिक्स को दिखाते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3। तो अगर C1 को C2 के जगह पे रिप्लेस करना होगा और C2 को C1 के जगह पे रिप्लेस करना होगा तो हमको C3 से कोई मतलब नहीं है, तो हम C3 को वैसे ही छोड़ देंगे। तो C3 को यहीं लिख लीजिए, 3 1 4 हो गया। अब क्या करना है कि C1 को C2 के प्लेस पे, तो जो C1 है वो C2 पे चला जाएगा, तो ये C2 को कहाँ लिखेंगे, C1 के प्लेस पे। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 1 2 2, ये होगा। और C1 को कहाँ लिखेंगे, C2 के प्लेस पे, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 2, ये -1 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब कि C1 और C2 को इंटरचेंज करने से आपको जो मैट्रिक्स मिला वो मिला 1 2 3, 2 -1 1 2 3 4, ये आपको इंटरचेंज करने के बाद मिल गया। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि जब भी हमको दो मैट्रिक्स को आपस में इंटरचेंज करना होगा, सॉरी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करना होगा, तो हम इस तरह से इंटरचेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का तरीका आपको समझ में आ ही गया कि जब भी इंटरचेंज करना होता है तो दोनों साइड में इसे दे दीजिएगा। हो गया क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब किसी किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर अगर यहाँ पे यहाँ पे C1 और C2 अगर हम लोग कर दिए, ठीक है, C1 को किसके जगह पे कर दिए, C2 के जगह पे, और C2 को किसके जगह पे, C1 के जगह पे, तो क्या ये जो मैट्रिक्स है, जो पहले मैट्रिक्स था ये, और इंटरचेंज करने के बाद जो ये मैट्रिक्स आया, क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या? तो ये आप कभी गलती नहीं करेंगे, आप इक्वल नहीं समझेंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको बेसिक डिफिनीशन बताया है इक्वल मैट्रिक्स का। इक्वल मैट्रिक्स यानी ए इक्वल टू बी होने के लिए आपको बताए थे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर के साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब कि इसका इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ कोई बराबर नहीं है, देखिए 2 1 3 है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ -1 2 1 है, यहाँ 2 -1 1 है। इसका मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो है कभी भी इक्वल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा कि C1 और C2 का आपस में इंटरचेंज करने पर दोनों मैट्रिक्स कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन का फर्स्ट रूल है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। इसका मतलब कि हम इन्वर्स निकालने के दौरान किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हमको इन्वर्स निकालना है, उसके दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 कि मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर। तो दूसरा रूल्स क्या है? दूसरा रूल्स ये है कि मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर। इसका मतलब कि हम लोग को जब भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा, तो इन्वर्स निकालने के दौरान अगर आपको ज़रूरत पड़ गया कि हमको किसी भी रो या कॉलम में स्केलर का, कोई भी स्केलर का, कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है जीरो को छोड़ करके, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है
और किसी मैट्रिक्स के एक रो में या तो एक कॉलम में, कोई एक रो या एक कॉलम में अगर कोई स्केलर का मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5 का मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब इस चीज़ को समझ लेते हैं, ध्यान समझिए। फिर से देखिए एक बार और, मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर। इसका मतलब कि जब भी कोई भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम में स्केलर का मल्टीप्लाई करना होगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए दिया, इफ द एलिमेंट ऑफ ith रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरो स्केलर के, अगर हमको कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट में अगर के का मल्टीप्लाई करना है, स्केलर के का मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी डिनोटेड बाय, तब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे, आर आई एरो के आर आई। इसका मतलब आर आई का मतलब कि ith रो में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कांस्टेंट के का। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कि आर आई एरो, अगर आर आई में कर रहे हैं तो इसमें आर आई एरो। इसका मतलब कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो आर आई में, मतलब ith रो में हो रहा है। ith रो में क्या ऑपरेशन हो रहा है? इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, तो इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिए और आर आई यहाँ लिख दिए। इसका मतलब कि आर आई में, इसका मतलब कि ith रो में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके हम किस में लिखने वाले हैं? आर आई में, ठीक है, यानी ith रो में ही लिखने वाले हैं। आई बात समझ में? उसी तरह से अगर कॉलम में करना होगा, आई कॉलम है तो क्या लिखेंगे? सी आई एरो के इंटू सी आई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इंडिकेट किए हुए हैं। तो देखिए आर आई एरो आर आई के, सी आई एरो सी आई के, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर आई एरो के आर आई। इसका मतलब कि के कांस्टेंट है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीक़ा से। जैसे में अगर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, तो एग्जाम्पल से पहले एक बार और हम रिकॉल कर देते हैं आपको कि अगर, ध्यान समझिएगा, कि मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर। इसका मतलब कि जब भी आपको कोई मैट्रिक्स के एक रो या एक कॉलम में कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है जीरो को छोड़ करके, तो आप उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू क्या है? 3 2 -1 0 1 2, उसके बाद -1 2 3, ये एक मैट्रिक्स हो गया ए, ठीक है। अगर ए एक मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है यहाँ पे, तो देखिए इसमें ऑपरेशन क्या करना है। ऑपरेशन ये किया हुआ कि R2 एरो 3R2। इसका मतलब कि अगर R2 में 3 का मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग लिखने का तरीका क्या होगा उसको, हमको कि R2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे R2 एरो, जिसमें ऑपरेशन करना होगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। आगे R2 एरो क्या लिखेंगे? 3R2। इसका मतलब कि R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके हमको किस में लिखना है? R2 में। तो ए अगर मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, तो अगर R2 एरो 3R2 अप्लाई करना है तो देखिए क्या होगा कि हमको R1 और R3 से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए R1 में जो है उसी को लिख दिया यहाँ पे, R1 में कोई दिक्कत नहीं है। जो R3 में है उसको भी R3 में सेम उतार दिए। हमको मेन काम है R2 से, तो R2 का एलिमेंट क्या है? 0 1 2। क्या एलिमेंट है यहाँ पे? 0 1 और 2। अगर 0 1 2 इसका एलिमेंट है, ये 0 1 2, तो इसमें हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 का 0 में करेंगे तो क्या होगा? 0। 3 का 1 में करेंगे तो कितना होगा? 3। इसी 3 का 2 में करेंगे तो कितना होगा? 6। इसका मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स में जैसे ऑपरेशन किए R2 एरो 3R2, तो हमको क्या मिला? 3 2 -1 0 3 6, और उसके बाद -1 2 और -3, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन पे अगर मान लीजिए हमको कॉलम में करना होता, जैसे आपको इसी क्वेश्चन का कॉलम बताते हैं। जैसे कोई कहता है स्टूडेंट कि सर हमको C3 में चाहे C2 में मल्टीप्लाई करना है, चाहे C1 में करना है, तो C1 में किसका, अगर मान लीजिए 5 का मल्टीप्लाई करना होता तो उसको कैसे लिखते हैं? C1 एरो 5 C1। इसका मतलब कि C1 में मल्टीप्लाई करके हमको C1 में ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं? C1 एरो 5 C1। अब देखिए इसके बाद मैट्रिक्स क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा।
C1 एरो 5C1 का मतलब कि हमको C1 में ऑपरेशन करना है, तो हमको C2 C3 से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम पहले जिससे मतलब नहीं है उसको पहले तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे C2 में कौन है, देखिए C2 ये है, ये C3 है, ये C1 है, तो ये हो जाएगा C1 C2 C3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले C2 C3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 हो गया, और यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3 हो गया। अब हमको C1 में ऑपरेशन करना है, तो C1 में ऑपरेशन करेंगे कैसे, तो 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। अब 5 का 0 में करेंगे तो लड्डू हो जाएगा, 5 में -1 का करेंगे तो -5 हो जाएगा। इसका मतलब कि C1 एरो 5C1 करने पर ये हमारा मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल था कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम, यानी कोई भी मैट्रिक्स में दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल क्या हुआ कि मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम बाय ए स्केलर। इसका मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स के एक रो या एक कॉलम में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं जीरो को छोड़ करके। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो दो ऑपरेशन हो गया। अब देखिए तीसरा ऑपरेशन, ध्यान समझिए। थर्ड ऑपरेशन क्या है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो थर्ड ऑपरेशन है कि एडिंग ऑफ, देखिए थर्ड ऑपरेशन क्या है, पॉइंट नंबर 3, एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, adding to the element of a row or column the corresponding element of any other row or column multiplying by any scalar k। ठीक है। इसका मतलब कि अगर, ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम। इसका मतलब कि किसी भी रो या कॉलम में हम के एलिमेंट में हम लोग ऐड कर सकते हैं, किसका, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइंग बाई ए स्केलर। इसका मतलब किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके हम उसके दूसरे रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान समझिए इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब और समझाते हैं आपको कि कह रहा है कि अगर हमको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है तो उस मैट्रिक्स के किसी एक रो, ध्यान समझिए, किसी एक रो में, जैसे मान लीजिए R1 हो गया, ठीक है, तो किसी एक रो में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके, स्केलर का मतलब क्या, चाहे किसी एक रो में उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरे रो के एलिमेंट में स्केलर का मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का मतलब प्लस कर दिए, और जैसे मान लीजिए R2 में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है तो R2 इंटू 2 कर दिए, और इसको लिखेंगे किस में, R1 में, ठीक है। इसका मतलब फिर से समझिए, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है और आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, फिर से समझाते हैं आपको। देखिए फिर समझिए, कह रहा है कि हम लोग को अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसमें किसी एक रो, किसी एक रो मतलब R1, ठीक है, R1 मान लीजिए, किसी एक रो के, किसी एक रो में हम लोग ऐड या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसका, किसी दूसरे रो या कॉलम में। अगर रो ऑपरेशन तो रो लगाएंगे, कॉलम रहेगा तो कॉलम लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए R1 एरो है तो R1 एरो का मतलब कि R1 में ऑपरेशन है। तो अगर R1 ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे R1 प्लस 2R2। इसका मतलब क्या कि अगर हमको जो है, अगर हमको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है जिसका इन्वर्स निकालना है तो उसके एक रो या कॉलम में, एक रो या कॉलम में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरे रो या कॉलम में हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब कि R2 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करके अगर R1 में ऐड करना है तो लिखेंगे R1 प्लस 2R2, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, और इसको जिसमें लिखना होगा उसको हम लोग आगे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर सोचिए, इसी तरीके से एक और आपको लिखने का तरीका बताते हैं कि अगर मान लीजिए हमको R1 और R3 दो रो हम लोग को लेना है ऑपरेशन में। तो अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर हमको R3 में 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे, और लिखना हमको R1 में है, तो R1 में अगर लिखना है, जिसमें लिखना होगा उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, R1 एरो
अब देखिए R1 एरो हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि R3 में किसका मल्टीप्लाई बोले हैं करने के लिए, 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई करना है और इसको किस में ऐड करना है, R1 में। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसे R1 प्लस 3R3। इसका मतलब कि यहाँ पे R3 में हमको 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है। तो ये अब क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको किसी भी एक रो या एक कॉलम में स्केलर का मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड करना होगा तो आप ये काम कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि C1, उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे C1 और C3 होता, अगर कोई कहता कि C3 में 3 का मल्टीप्लाई करके C1 में से घटा दीजिए तो कर देते, C1 एरो C1 माइनस 3C3 हो जाता। इसका मतलब कि C3 में 3 का मल्टीप्लाई करके किस में से घटा रहे हैं, C1 में से। तो इसका मतलब लिखेंगे C1 माइनस 3C3, ठीक है। और उसको किस में लिखेंगे, C1 में। क्लियर हो गया। तो जो ऑपरेशन में आएगा रो या कॉलम उसी में लिखा जा सकता है, या तो C1 में लिख सकते हैं या तो C3 में लिख सकते हैं, जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट में, लास्ट में सुनिए एक लाइन बहुत ध्यान से, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरे रो, किसी कोरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में हम लोग ऐड कर सकते हैं या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, ध्यान समझिए। आर आई प्लस KRI, इसका मतलब कि RI में KRJ है। RI देखिए RI प्लस KRJ, इसका मतलब कि RJ में यानी J रो में जो है K का मल्टीप्लाई करके RI में ऐड किया जा रहा है और उसको लिखा किस में जा रहा है, RI में, ठीक है। उसी तरीके से कॉलम में है आपका। तो आपको लिखने का तरीका पीछे समझा ही दिए। अब देखिए इस पे हम लोग को एक एग्जाम्पल करना है, ध्यान समझिएगा। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग लेते हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है 3 1, देखिए सॉरी 2 1 3 1, उसके बाद -1 -1 0 2, उसके बाद है आपका 0 1 3 1, ये दिया हुआ है। देन द अप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन R3 एरो R3 प्लस 2R1, ये ऑपरेशन आपको करना है, ठीक है। तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान समझिएगा। अगर हमको जो है R3 एरो R3 प्लस 2R1 दिया है, इसका मतलब कि हमको ऑपरेशन किस में करना है, ऑपरेशन हमको किस में करना है, R3 में। और R3 में ऑपरेशन कैसे करना है, ध्यान समझिए। आपको बताए हैं कि कोई भी एक रो या कॉलम में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे रो या कॉलम में ऐड किया जा सकता है। तो अगर हमको यहाँ पे इस तरह से करना है कि R3 प्लस 2R1, इसका मतलब कि R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ना है और लिखना किस में है, R3 में। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान समझिए। तो अगर हम आपको क्या बताया है कि जिस रो या कॉलम का यूज़ नहीं है उसको तो वैसे ही लिख लेंगे। हमको ऑपरेशन किस में करना है, R3 में। तो ऑपरेशन अगर R3 में करना है तो हम लोगों को R3 से मतलब है, R3 ये इस रो या कॉलम से मतलब है, ठीक है। तो इन दोनों को तो वैसे ही उतार देंगे। तो देखिए यहाँ पे B नाम दे दिया उसका, ये आपको उतर गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R1 में क्या है, 2 1 3 1, R2 में क्या है, -1 -1 0 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको R3 में ऑपरेशन करना है। R3 में क्या करना है, R3 प्लस 2R1, इसका मतलब कि R3 में तो लिखना है। इसका मतलब ये कि अगर अगर हमको R3 देखिए, R3 प्लस 2R1 का मतलब R3 प्लस 2R1, इसका मतलब कि R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके उसको R3 में ऐड करना है और लिखना R3 में ही है। तो देखिए R1 में कौन एलिमेंट है, 2। अब 2 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का। तो 2 2 या कितना हो जाएगा, 4। अब उसमें किसको ऐड करना है, R3 को। तो R3 का एलिमेंट क्या है, 0। तो 0 प्लस 4 कितना आएगा, 4 आएगा। फिर से समझिए एक बार और समझाते हैं आपको। ये ऑपरेशन है आपको R3, ध्यान समझिए, R3 एरो R3 प्लस 2R1, ठीक है।
तो यहाँ पे हमको R1 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। तो R1 यहाँ पे है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 4 प्लस। अब देखिए R3 कौन है, R3 में है 0, तो यहाँ पे 0, तो 0 + 4 कितना होगा 4। देखिए 4 लिखा हुआ है, ये और ये तो उतरा हुआ था पहले से, आ गया। अब देखिए उसी तरह से इसका करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले का, इसका। तो ये 1 है आपका, इसमें देखिए इसमें भी 1 है, तो 1 का देखिए ये R1 है, R1 में किसका मल्टीप्लाई 2 का, तो 2 का जैसे ही R1 में होगा तो क्या होगा 2 प्लस, इसको किस में जोड़ना है, R3 में। R3 कितना है 1, तो 1, 2 और 1 कितना 3, आ गया 3। अब वैसे ही जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, R1 में 3 है, तो 3 यहाँ पे देखिए R1 की जगह पे 3 है, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 प्लस, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना है 3, R1 में फिर 3, सॉरी R3 में 3 है, तो 6 और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 9, ये हो गया। उसके बाद लास्ट में कौन है, देखिए लास्ट में है 1, R1 में कितना है 1, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, R1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पे R3 में कौन है 1, तो 1 हो गया, कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ गया 3। इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स आया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद R3 एरो R3 + 2 R1 करने के बाद जो मैट्रिक्स आया ये आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी हमको कोई भी एक मैट्रिक्स के रो या कॉलम में, उसके रो या कॉलम में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड करना होगा, या तो सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो आप हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 रूल्स हमको मालूम चल गया। इसी को आप चाहें तो कॉलम से भी दिखा सकते थे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स, आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं कि A = जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3, थोड़ा हम लोग छोटा लिखते हैं इसको। देखिए A = कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 5 1, ठीक है। और हमको इसमें ऑपरेशन करना है कि C1, देखिए कॉलम में दिखाते हैं कि C1 एरो C1 + 3C2, C1 + 3C2। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देते हैं इसको इस तरह से। अब देखिए हमको क्या करना है कि C1 + 3C2, इसका मतलब कि C2 में 3 का मल्टीप्लाई करके हमको किस में लिखना है, C2 में 3 का मल्टीप्लाई करके हमको किस में ऐड करना है, C1 में, और लिखना किस में है, C1 में। तो C1 एरो C1 + 3C2 हो गया। अगर इतना हमको करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमको C1 में ऑपरेशन करना है, तो C2 से कोई मतलब नहीं है, C2 को लिख लिए 3 1 लिख लिया यहाँ पे। अब हमको C1 से मतलब है, तो C1 का ऑपरेशन करते हैं। देखिए तो पहले C2 में किसका मल्टीप्लाई, 3 का, तो 3 का करेंगे इसमें तो कितना होगा 9, 3 3 या 9 होगा। और स्क्वायर्ड किस में करना है, C1 में, तो इसका कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी देखिए फिर दूसरे में आते हैं, C2 में किसका मल्टीप्लाई 3 का, और 3 अब प्लस किसका C1, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो गया आपका। तो जब भी आपको कोई भी रो या कॉलम में स्केलर का मल्टीप्लाई करना होगा और उसको किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड करना होगा तो आप कर सकते हैं। याद रखेंगे कि इन्वर्स निकालने के दौरान अगर हम रो ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा रो ऑपरेशन करेंगे टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर कॉलम ऑपरेशन आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कॉलम ऑपरेशन ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये था कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का मेथड, ठीक है। तो जब भी मेथड नहीं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये रूल्स था, ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो ध्यान से समझिए कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से एग्जाम में पूछ दिया तो हमेशा याद रखिएगा कि उसके लिए 3 रूल होता है रो का और 3 रूल होता है कॉलम का। इसी को हम लोग जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रिकॉल कर जाते हैं फिर से। तो पहला रूल्स क्या था कि पहला रूल्स था कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कि R1 को लिखना होगा R2 के जगह पे और R2 को R1 के जगह पे, तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया। पहला रूल्स क्या था कि 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कॉलम में ऐसे लिख सकते थे C1 एरो दोनों साइड में C2 हो गया। C1 C2 करेंगे तो दूसरा रूल्स था
दूसरा रूल्स था कि हम लोग कोई भी मैट्रिक्स के एक रो या एक कॉलम में स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि C1, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे C1 में आपको करना है, तो लिखेंगे कैसे, C1 एरोस K C1, K C1। इसका मतलब कि C1 में K का मल्टीप्लाई करके किस में लिखना है, C1 में। अगर रो ऑपरेशन करना है तो लिखना होगा R1 एरो KR1, जिसमें लिखना होगा वो लिख सकते हैं, ठीक है। R2 में करना होगा तो R2 लिख लेंगे, R3 में करना होगा तो R3 लिख लेंगे। तीसरा रूल्स क्या था कि कोई भी एक रो या एक कॉलम में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे C1 एरो, जैसे मान लीजिए कि C1 प्लस 5C3 करना होगा, यानी C3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करके और C1 में ऐड करना है तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और जिसमें ऑपरेशन लिखना होगा उसको यहाँ लिखेंगे। अगर C1 और C3 में है तो C1 C3 लिखेंगे, C2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वैसे ही R1 है, R1 है चाहे R2 है, और हमको क्या करना है कि R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके 3R2 आप इसको जोड़ना है R1 में, तो R1 लिख देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 रूल्स याद रखेंगे। पहला रूल्स क्या है कि दो रो कॉलम के आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा रूल्स क्या है कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट में हम लोग कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा रूल्स है कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट का उसको किसी कोरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में हम लोग ऐड या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आज हम लोग पढ़ लिए ट्रांसफॉर्मेशन का रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स का मतलब कि इसमें हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्टेबल कब होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जो भी आज चीज़ आपको पढ़ा है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसी चीज़ को यूज करके हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग को जो है अगले वीडियो में इन्वर्स निकालने का आपको मेथड बताएंगे, ठीक है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं और इन्वर्स हम लोग नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो था इन्वर्स निकालने का जो टूल्स ज़रूरत पड़ता है वो था आज का, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग टूल्स पढ़ लिए, 3 रो और 3 कॉलम ऑपरेशन। हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगा। जो मेन पॉइंट है उसको आप याद रखेंगे। इन्वर्स निकालने के दौरान अगर हम रो ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा रो ऑपरेशन करेंगे, और कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा कॉलम ऑपरेशन करेंगे। क्लियर।